अब जैसे आपने कोविड में तो डोनेट किया या जो भी हेल्प की लोगों की, $260,000 में हमने इसका डोनेशन अक्षय पात्रा को दिया। हमारी जो कंपनी की रेवेन्यू या ग्रोथ है वो किस लेवल पर है? शायद मैं ना बोल पाऊँ कि मेरे पास राइट्स नहीं है इस चीज़ के लिए। फर्स्ट जॉब जो लगी चेतु में वो क्या डेजिग्नेशन? मैं ही सब कुछ था सर। वहाँ मात्र 5 लोग थे। मुझे यही लगता था कि मुझे लोग बोलते थे कि यार किस कंपनी में है, नाम नहीं सुना, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, वहाँ दे दो इंटरव्यू, यहाँ दे दो। मैं गया भी इंटरव्यू देने के लिए। आज की डेट में जो 15 से 20 साल वाली जनरेशन है उसको क्या करना चाहिए? आईटी में क्या करना चाहिए? क्या रेवोल्यूशन आने वाला है? एआई से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एआई आपका जॉब नहीं ले रहा है, आपको सिखा रहा है एआई। हम उसको गलत बना रहे हैं। एआई का डर सबसे बड़ा उस जनरेशन के लिए है जो कॉपी और पेस्ट कर रहा है। आज की डेट में जो आप हायरिंग करते हैं उसके क्या पैरामीटर्स है, क्या देखते हैं आप, किस स्किल्स में है? अगर आपने इस पॉडकास्ट पे क्लिक कर दिया है तो आप चाहे 15 साल के हों, 20 साल के हों या 25 साल के हों और आईटी और एआई से रिलेटेड कुछ भी काम या जॉब करना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखो। आज मेरी ये पॉडकास्ट है मिस्टर सौरभ पवार के साथ, जो कि चेतु कंपनी में डायरेक्टर ऑपरेशंस है और पिछले 20 सालों में उन्होंने जीरो से इस कंपनी को 1000 करोड़ की कंपनी बनते हुए देखा है। आज हमने बात करी आईटी का क्या फ्यूचर है इंडिया में, एआई क्या आईटी की जॉब को खा जाएगा, ट्रम्प की पॉलिसी कैसे इंडियन आईटी सेक्टर को इफेक्ट कर रही है। इसको एंड तक देखें अगर लाइफ में आपको कुछ बड़ा बनना है तो। वेलकम टू कमल अदाना सू पवार जी। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सौरभ पवार कौन है? मेरा नाम सौरभ पवार है। आप जानते हैं हम लोग यहाँ नोएडा में मैं पिछले 21 साल से रह रहा हूँ और मैं मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी एजुकेशन जर्नी पुणे से हुई, भारतीय विद्यापीठ से, और फिर मैंने सिम्बायोसिस से अपना डिप्लोमा इन लेबर लॉस किया। मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट के बाद मैं चाहता था मैं और एक डिग्री लेने के लिए, मास्टर्स डिग्री लेने के लिए बाहर जाऊं। आउट ऑफ इंडिया के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में और एजुकेशन के बीच में मैंने अपने पेरेंट्स की तरफ जब देखा तो ऐसा लगा कि मैं उन्हें ओवर रूल कर रहा हूँ। मैं ओवर रूल से मेरा मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ या उनके अगेंस्ट जा रहा हूँ। मुझे लगा वो मुझ पर एक सफिशिएंट अमाउंट जो उनके पास था एजुकेशन पर, वो अब खर्च कर चुके थे। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और उस एक्सपीरियंस को लेकर मुझे जाना चाहिए। मैं चाहता था कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया से जाकर एक एमएस की डिग्री लूँ। वही जो राम रच रखा, ईश्वर वही करता है जो आपका टैलेंट और आपका कर्म, आपको दोनों के बीच में एक फासला होता है प्रयास का। तो जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो जो कर्म आपको करना है और जिसके लिए आप पैशनेट हो अंदर से, उस पढ़ाई से ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। मैं समझता हूँ जो आप पैशनेट हो और जो आपको करना है, अगर उसके बीच का जो फासला है उसका नाम होता है प्रयास। वो इनिशिएटिव होता है, वो आपको एक स्टेप अहेड लेना पड़ता है बस। उस स्टेप अहेड का नाम होता है कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। तो वो मेरे को पता था। ये मुझे एक्सपीरियंस मुझे अपने पिताजी से था, क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी को 10th के बाद स्टार्ट किया। वो एक मेडिकल एसोसिएशन चला रहे हैं और एक अपना क्लिनिक है उनका। इज़ अ VHMS डॉक्टर इन ग्वालियर। उन्होंने अपनी जर्नी को बहुत जल्दी स्टार्ट किया, तो मैंने देखा उन्होंने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया। साइकिल से कार तक का सफ़र मैंने उनका बड़े इजीली मेरे सामने है। तो ये पता था कि होगा तो कंफर्ट जोन से बाहर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया जाके, कनाडा जाके, यूएस जाके एयरपोर्ट से पर पोर्शे लेने नहीं आएगी। मुझे कुछ उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो उस प्रयास जो प्रयास है उसका नाम एक्चुअल में वो जो कर्म और पैशन के बीच में जो आपका, जहाँ भी इंसान जो गैप देखता है, तो मैं समझता हूँ उस प्रयास को मैंने थोड़ा 20 साल पहले जब मैं नोएडा आया तो दिल्ली में मैंने एक कंसल्टेंट की नौकरी की।
जहाँ मुझे रुपए मिलते थे 3200 पर मंथ। ये कौन से सन की बात 3200, है? ये 2004 की बात है। 2004 में बीपीओ का बूम आया हुआ था, मुझे नौकरी मिल नहीं रही थी। मैंने कई जगह प्रयास किया, लेकिन उसमें मेरे पास सीवी जो रहता था, तो मैं थोड़ा सा ये चाह रहा था मैं अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर लाऊं। मैंने बताया ना आपको, वो कंफर्ट जोन से बाहर आने का नाम ही प्रयास है। तो मैंने ये कोशिश की कि मैं खुद से जाके किसी को ना बोलूं और कंपनी टू कंपनी जाऊं। जो जानते थे उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिए, पैसे भी ख़त्म हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि बस अब कल जॉब मिलेगी, लेकिन रिसेप्शन पे जाते थे और वहाँ बोला जाता था HR विल गेट बैक टू यू। कई जगह तो ऐसा हुआ कि सीवी जो हमारा, क्योंकि दिल्ली की गर्मी और तापमान इतना बढ़िया है कि आपको अच्छा खासा इंसान बना देता है। मेरा सीवी भी पसीने में मतलब पिघल जाता था। तो उसमें कागज़ वो बताने योग्य नहीं था कि मैं अब इस सीवी को कहीं बता सकूं, क्योंकि बहुत अच्छी फ़ाइल नहीं लेके आए थे हम उन दिनों घर से। बहुत अच्छी 500 रुपये की या कुछ ऐसी एक प्लास्टिक का कवर हुआ करता था उन दिनों, स्टिक वाला फ़ोल्डर जो आता है। तो उस फ़ोल्डर, अगर गर्मी में कहीं आपने 1 किलोमीटर भी चल लिए तो वो फ़ोल्डर मेल्ट हो जाता था। तो ये स्थितियाँ भी आईं। जब एक कंसल्टेंट में मेरी जॉब लगी तो वहाँ मुझसे पूछा गया कि आप MBA हैं, ह्यूमन रिसोर्स से हैं, पुणे से हैं, पढ़ाई की है आपने, आप कैसे करेंगे इस 3200 की? मैंने कहा आप मुझे सिर्फ ये बता दें मुझे करना क्या है, मुझे क्या देंगे ये बाद में बताएं, क्योंकि मुझे सिर्फ उतना चाहिए था जिससे मैं वहाँ रह लूँ। उसके लिए मुझे घर पे फ़ोन ना करना पड़े, क्योंकि मेरा एक मित्र के यहाँ मैं शरण में था उन दिनों, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उसको कंट्रीब्यूट कर सकूँ हर महीने। तो वो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुई। थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर की स्थिति थी। मेरी जॉब लगी वहीं एक कंसल्टेंट में। मेरी जॉब क्या लगी, मैं एक मित्र को बुलाने गया था, वहाँ उनकी मैनेजर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जो आप कहें। यहाँ तो ये था कि भाई शाम को दाल बनेगी या चावल ये नहीं पता था, और घर वालों को पता था कि भाई हमारा बच्चा तो MBA है, वो तो कुछ कर ही लेगा। मैं घर में बड़ा हूँ, तो एक्सपेक्टेशंस भी उसी हिसाब प्रकार से हैं, क्योंकि पिताजी ने बड़े सोच समझकर इन्वेस्ट किया था कि यार चलो बच्चे को ग्वालियर से पूना भेज रहे हैं, पढ़ के आएगा। पढ़ तो लिए थे। उस पढ़ाई में एक गलती और की हमने। गलती ये की कि स्किल पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरी गलतियां थी। जब आप और भी कुछ पूछेंगे तो मैं उसका भी आपको डिटेल दूंगा कि वही चीज़ फिर आगे सक्सेस का रीज़न भी बनी। तो कंसल्टेंट की जॉब लगी, पहली जॉब जी, कंसल्टेंट पहली की लगी जॉब आपकी? मेरी 3200 रुपये की कंसल्टेंट की कंसल्टेंट की लगी। लगी, देन फिर? हमने वहाँ मैंने वहाँ पर्चे बांटे, कॉलेजेस में जाके बच्चों को रिक्रूट किया। कुछ बच्चे मना भी कर देते थे कि सर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो बड़ा लेकिन उसमें मज़ा आता था, बहुत बढ़िया लगता था। वो 3200 में मैं समझता हूँ मुझे 32,000 के लायक था मैं, मतलब मेरे को लाखों की नौकरी लगती थी वो। क्योंकि एक तो कुछ पैशन है अंदर से, थोड़ा सा कन्विंस करने का पैशन नहीं है, बट ये पता था क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और दूसरा शायद पीपल मैनेजमेंट दिमाग में रहता है कि भाई ये काम ये कर लेगा। और तो ये पता था कि अगर हम ये पर्चा किसी अच्छे कम्युनिकेटर को बांट रहे हैं, क्योंकि BPO की भर्ती करते थे। अब उस BPO की रिक्रूटमेंट में ये देखा जाता है कि कम्युनिकेशन किसका अच्छा है। तो पर्चा देते वक्त पता पड़ जाता था कि ये बच्चा योग्य है। तो वो पर्चे भी बांटे मैंने। सुबह 9 बजे गाड़ी मिलती थी। जिस व्यक्ति को 5 रुपए की बस के लाले हों उसको आप एक गाड़ी दे दें, घर पे खड़ी हुई गाड़ी मिल गई, 3200 रुपये मिल गए। मालवीय नगर खिड़की एक्सटेंशन में रहा हूँ मैं। वो एक ऐसा इलाका है जहाँ सारे मतलब गरीब भी हैं, मिड लेवल भी है और ऊंचे लोग भी हैं। तो हमें भी जगह मिल गई वहीं। 3200 में हमें 2500 का मकान मिल गया। मुझे अपना जो कंट्रीब्यूशन देना पड़ता था वो शायद उन दिनों रहा होगा 1200 रुपये का। हम 3 लोग थे, मस्ती से रहते थे। जब शाम को घर लौटते थे तो इतनी थकावट अच्छी हो जाती थी कि
बिना मोबाइल की रील चलाए, बिना स्क्रीन पर देखे, बिना ये सोचे नींद समझे आ जाती कि स्ट्रेस है कि एंग्जाइटी है, ये तो अब आया है। थी। पता ही नहीं है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती क्या है। पैरों में इतनी कंपनता थी कि बस ये लगता था कि अब बस कोई फ़ैन हो तो चला दे, नहीं हो तो वो भी ठीक है। तो उन दिनों से स्टार्ट हुआ वहाँ से फिर ये चेतु तक का सफ़र। ये अब आया एक और दौर, जब आपको थोड़ा कुछ आने लगा, पर्चे बांट के आपको रिक्रूटमेंट आ गया। जब पर्चे बांट के आपको रिक्रूटमेंट आ गया तो वहाँ जर्नी आई। एक मेरे पास कॉल आया मेरे मित्र का कि यार एक कंपनी है, तुम चाहते हो भाई। अब मेरा दौर आ गया शादी के आसपास का, 1-1.5 साल बाद, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हम लोग राजपूत हूँ, तो हमारे यहाँ राजस्थान में, मध्य प्रदेश में शादी लगभग कायदे से तो जल्दी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी लेट था। उस दौर का मैं लेट बच्चा हूँ जब शादी लेट हो रही है। कमाता बच्चा था नहीं कुछ, अब कमाता है 8,000 10,000। तो मेरे को ज़रूरत पड़ी कि अब मैं कैसे भी करके इसको डबल करूं, कम से कम इतना मिलने लगे कि जिससे मैं दिल्ली में रह सकूं। वो दौर शुरू हुआ। उस दौर में मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, बोला कि यार एक कंपनी है। पहले तो मैं नाम ही नहीं समझा। उसने मुझे स्पेल आउट किया कि ये कंपनी यूएस में है, ये कंपनी नोएडा में अपना सेक्टर 18 में उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है। बड़े डर के, बड़े सहम के मैंने कहा सैलरी मिल जाएगी। मैंने कंपनी का नाम तो बाद में सुना, पहले मैंने उससे पूछा सैलरी मिल जाएगी। बोला हाँ बहुत जल्दी मिल जाएगी, और जितना तुझे मिल रहा है उससे सौरभ उससे डबल मिल जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं सुना और मैं नोएडा आ गया उधार का स्कूटर मांगकर। वो स्कूटर भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं कुछ लाया ही नहीं ये था। कौन से सन की बात है? ये हम आ गए अब 2005-6 में। 2005-6 में। हाँ 6 में आ गए। तो किसी दोस्त की कॉल आई, एक दोस्त की कॉल आई मेरे तब पास। आप यहाँ पे गए? हाँ Then? वो उसकी सिस्टर जो सीईओ हैं चेतु के, मिस्टर अटल बंसल, उनकी परिचित में रहे होंगे। तो उन्होंने बोला मुझे एक वहाँ हायरिंग चल रही है, उन्होंने स्टार्टअप किया था। वो सेक्टर 18 में मैं आया। सेक्टर 4 बेसमेंट में ये ऑफिस हुआ करता था। आया तो एक लोहे का दरवाज़ा खोला, वहीं से ऐसा लगा कि यार मतलब सुना तो था अमेरिकन कंपनी है, लेकिन मैं क्या वहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे बोला गया है। लेकिन वहाँ आए तो देखा यार, जब चेतु का नाम आया तो वहाँ नौकरी लग गई, नौकरी भी लग गई, पैसे भी बढ़ गए। वहाँ ये हुआ कि मुझे लगा कि मैं फंस जाऊँगा, ये फंस यूँ जाऊँगा, क्योंकि उन दिनों स्टार्टअप्स चालू भी हो रहे थे, बंद भी हो रहे थे। आज भी होते हैं, बंद होते हैं, अब तो रेशो बढ़ गया, लेकिन उन दिनों जितना रेशो था वो काफ़ी था किसी को बैठने के लिए। फर्स्ट जॉब जो लगी चेतु में, वो क्या डेजिग्नेशन थी? मैं ही सब कुछ था सर। वहाँ मात्र 5 लोग थे, 6-7 रहे होंगे। मुझे एग्जैक्ट काउंट तो याद नहीं है, लेकिन 6 से 7 लोग थे, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय आईडी 7 है, तो मैं 7 को तो 7 रहे थे। तो वो उन दिनों मैं ही था। मैं जाके, मुझे मतलब अगर ऐसा था कि मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ, लाइट चली गई तो शायद मुझे ही जाकर के जनरेटर को भी पट्टा मारना पड़े, और फ्यूल अगर कम हो जाता था तो मुझे घर से जल्दी आना पड़ता था कि चलो डीजल डलवा लाते हैं पेट्रोल पंप से। तो वो दौर था। उस दौर में ये हुआ कि जो मेरे अंदर का टैलेंट था, तो वो चेतु इस माध्यम से मिली। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो सक्सेस का रीज़न, उसमें मुझे यही लगता था कि मुझे लोग बोलते थे कि यार किस कंपनी में है, नाम नहीं सुना, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, वहाँ दे दो इंटरव्यू, यहाँ दे दो। मैं गया भी इंटरव्यू देने के लिए, और मेरी जॉब भी लगी। एक बहुत अच्छे ब्रांड में भी मेरी जॉब लगी गुड़गांव में। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेरे रुकने का क्या रीज़न रहा। तो ये बताओ कि जैसे अब वहाँ चले गए हम, चेतु में आप गए, वहाँ पे आपने वो लिया, फर्स्ट आप 7th नंबर के एम्प्लॉय थे इंडिया में। देन फिर वो जर्नी जो स्टार्ट हुई, जो आपको इस पोजीशन तक ले आई, आज की पोजीशन पे हैं, वो जर्नी बताओ। देखिए, इसमें मैं सिर्फ एक ही डेफिनेशन बोलता हूँ। आपको जब ओनरशिप दी जाती है और आपको जब अकाउंटेबिलिटी दी जाती है, तो
तो आपको उस काम में बादशाहत लगती है। तो मुझे लगा यार नौकरी तो सब दे देंगे, ओनरशिप कौन देगा? बादशाह कौन बनाएगा? किसी इंसान ने मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी घर की चाबी दे दी, अपनी फैक्ट्री की चाबी दे दी कि तुम इसे डेली खोला करो और साफ़ सफाई करवाया करो, चमका के रखा करो, कस्टमर आएंगे उनको सामान बेचना है, वो कोई भी हो। मेरे उनसे क्या संबंध है ये तो ईश्वर को पता है, लेकिन मुझे जो एक वर्ड मिला ओनरशिप का, वो मुझे कहीं और मिल नहीं सकता था। ना मुझे कोई अकाउंटेबिलिटी देता, ना मैं किसी ऐसी डिग्री थी मेरे पास कि जो मतलब मैं किसी टॉप 20 IIM से पास आउट तो था नहीं, जो मुझे सीधा मैनेजर बना दे या जनरल मैनेजर बना दे। तो दिमाग में बस एक था कि खुद से कुछ करना है, खुद मैं ही करूँगा सब कुछ, चाहे भले ही मुझे अगर जनरेटर स्टार्ट करना है या मुझे बिजली घर जाना है या मुझे CT3 एक्साइज का पास कराने जाना है, ये सब मैं ही करता था। उन दिनों बहुत मज़ा आता था और आज भी आता है, क्योंकि वो एक जो वर्ड है, उस 2006 से 2026 का जो सफ़र है, इस सफ़र में सब कुछ है। इस सफ़र में ओनरशिप है, अकाउंटेबिलिटी है, इस सफ़र में पैशन है, इस सफ़र में घबराहट भी है, और इस सफ़र में लर्निंग बहुत बड़ी चीज़ है। यही सफ़र के रीज़न रहे मेरे। आज आप सारे ऑपरेशन इंडिया के चेतू के आप देख रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज थी HR में, हायरिंग में। आज की डेट में जो आप हायरिंग करते हैं उसके क्या पैरामीटर्स है, क्या देखते हैं आप, किस स्किल्स में कि जो नई जनरेशन आ रही है आज की डेट में जो जॉब देखना चाह रही है उसमें क्या स्किल्स देखते हैं? देखिए, हायरिंग पैरामीटर्स चेंज हुए। पहले हायरिंग के पैरामीटर्स, एक समय ऐसा था जहाँ चेतू में मैंने पान की दुकानों पे खड़े होकर भी हायरिंग की है। पेट्रोल पंप पे डीजल भरा रहे हैं तो वहाँ मुझे कोई मिल गया, भाई क्या किया हुआ है कि साहब BSc कंप्यूटर से किया हुआ है, चलो। ये उस टाइम की बात थी जब वो स्टार्टअप थी, जब 2006-07 की बात कर रहा हूँ जी। आज भी कभी होता है तो मैं मना नहीं करता। हर उस इंसान के अंदर टैलेंट होता है जिसकी आंखों में आग होती है। अगर उसको आग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो वो हमारे यहाँ चैम्पियन है। और ग्रेजुएशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ आज रोटी कपड़ा मकान सबके पास है, तो ग्रेजुएशन भी नहीं किया होगा ऐसा हो नहीं सकता। मेरे पास उदाहरण एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन की भी आवश्यकता नहीं होती, जैसे कैमरा ऑडिटिंग है, रिसेप्शन कोऑर्डिनेटर है, सिक्योरिटी ऑफिसर्स है। ये ऐसी जगह है जहाँ आप एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर छाँव भी ले सकते हो और उसकी रक्षा भी कर सकते हो। छाँव का मेरा मतलब है स्किल। कोई व्यक्ति अगर इवनिंग की नौकरी कर रहा है, अगर वो ऐसी जगह कर रहा है जहाँ आम का पेड़ है, तो वहाँ आपको आम भी मिलेंगे, मतलब आपको स्किल भी सीखने के लिए मिलेगी। तो मेरा सिर्फ एक ही मानना है, जो आप हायरिंग के पैरामीटर्स बोल रहे हैं, फिर पैरामीटर सेट होते हैं जब हम प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, तो वो पहले दिन से था हमारा। तो वही प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि है क्या, जैसे सब लोग अपनी कंपनी चला रहे हैं, आज हमारी कंपनी में भी 20+ एम्प्लॉय हैं। अब हायरिंग में जो चैलेंजेस आते हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट होती है, जिस पोजीशन के लिए हम बंदे हायर करना चाहते हैं, वो या तो अनस्किल्ड होते हैं या वो थोड़े दिनों में उस चीज़ों को जिस चीज़ के लिए रखा गया है वहाँ से बैकआउट कर जाते हैं। बहुत सिंपल है। इसके लिए मैं जब हायरिंग करता हूँ या मैं जब हायरिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, मैं उसमें 3 चीज़ें हैं। 3 व्यक्ति घर से निकलते हैं, 3 तरह के माइंडसेट के। एक निकलता है जिसको घर वापस लौटना है, उसके यहाँ घर पे अटूट संपत्ति है और वो घर जाकर उस संपत्ति को देखेगा। मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, उसे पता है मेरे पिताजी के पास इतना है, मैं जाऊँगा किराया बैठकर खाऊँगा। एक व्यक्ति निकलता है जो आया है शहर घूमने के लिए, उसको 1-1.5 साल का समय लगाना है, उससे क्योंकि बोला गया तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन वो ये नहीं पता था कि उसे लौटना भी है, क्योंकि वो तो है ही नहीं इंटरेस्टेड। वो IT में आया है कुछ करने के लिए, क्योंकि उसको एक सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम लेना है, समाज को बताना है, शादी विवाह करना है, फिर उसे चलानी आइसक्रीम की फैक्ट्री है, क्योंकि उसका पैशन वही है। तो जो दूसरा व्यक्ति जो होता है जिसकी मैंने बात की, वो क्लॉक वॉचर भी होता है एक्चुअल में। क्लॉक वॉचर का मतलब वो 9 बजे आएगा और 6 बजे डब्बा उठाएगा, 12 पे लंच, 5 पे पंच। वो इस तरह के व्यक्ति होते हैं। जो तीसरा है वो कुछ कर गुजरने आया है, या तो वो कर जाएगा
और या वो वहीं लेट जाएगा। तो उसको कैसे, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे आइडेंटिफाई करते हो? इंसान से जब आप बात करते हैं ना, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, आप उसके ग्रेड्स पर जाते हैं। मेरा मानना है ग्रेड्स पर जाएं, लेकिन आप उसके पैशन को ज़रूर चेक करें कि वो एक्चुअल में जॉब करने आया है या आइसक्रीम की फैक्ट्री तो जाकर चलाएगा। बेसिकली जिस बच्चे से, जिस कैंडिडेट से आप इंटरव्यू लेते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ वो है कि एक तो ज़ील, उसमें क्या वो आग है, Passion, जिस हाँ, पैसन है, जिस चीज़ के लिए वो हम उसको रिक्रूट कर रहे हैं, वो है या नहीं है, करेक्ट। है ना? जी, जी। तो वो आप मेजरली देखते हैं चीज़ों। देखिए, उसके लिए आगे चल के तो फिर हमारे यहाँ पर काफ़ी सारी पैटर्न आए। जब पॉलिसीज़ तो अलग कंपनी चीज़ हो पॉलिसीज़ गई। अलग आई। साइकोमेट्रिक टेस्ट है हमारे यहाँ पर जो ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। सीबीटी आया, उसके बाद हम उससे पहले हमारा रिक्रूटर जो है वो एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछकर, उससे बेसिक स्क्रीनिंग पूछकर ही उसको अपीयर करने देता है सीबीटी पर, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। तो बेसिकली और- आज के टाइम में आप इतने सारे सिस्टम्स फॉलो कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग के लिए, जी जी जो कि पहले आप जाके जी। पान की टपरी से या कहीं भी आप ले लेते हैं। मैंने आप विश्वास नहीं मानेंगे, रात को 2 बजे भी मैंने हायरिंग की है। हमारे यहाँ एक स्किल आई थी जिसका नाम है वेब स्फीयर कॉमर्स सर्वर। एक व्यक्ति कहीं काम कर रहा था सेक्टर 58 में, तो रात को वो बोला मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा मैं तो आ सकता हूँ। बोला आप आ जाइए। उसके पास सिर्फ चाय पीने की फुर्सत थी। मैंने कहा मेरे पास फुर्सत है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि हायर तो मुझे करना था उसको। और हमने उसे हायर किया। वो हमारे यहाँ 4 साल टिका, एज अ कंसल्टेंट चालू हुआ, और हमारे यहाँ फिर वो 4 से 4.5 साल रुका। तो ऐसी भी जर्नी। एक ऐसी जर्नी थी जिसमें आपने बताया था कि वो रिक्शा वाले का कोई बेटा था शायद, जी। उसको आपने। एक जर्नी और इसके बीच में, रिक्शे वाले के बाद मैं बोलूँगा, उससे पहले एक जर्नी ऐसी भी आती है इसमें। आप किसी को जब हायर करते हैं, उन दिनों क्या होता था कि कुछ स्किल ऐसी आती थी जो नॉर्थ इंडिया में है थी ही नहीं। जैसे कि एक स्किल का नाम था कॉग्नोस। डेटाबेस टूल है, बीआई टूल है, वो कॉग्नोस था, और वो नॉर्थ इंडिया में 10% अवेलेबल था। ये सारी चीज़ें साउथ में थी। तो जब वहाँ से व्यक्ति को हम लाते थे यहाँ, उसके दिमाग में भ्रम रहता था, एक अजीब सा इल्यूजन था उसके दिमाग में कि नोएडा इज़ एन अनसेफ प्लेस एंड साउथ इंडिया इज़, और वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ द सेफेस्ट प्लेस। वो रात रात को भग जाते थे, जिससे हमारे कस्टमर अफेक्ट करते होते थे। उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम योग्य व्यक्ति लें, जो कुछ बनना चाहता है, उस योग्य व्यक्ति के अंदर एक स्किल डाल दें, जैसे कि कॉग्नोस डालें, जो अवेलेबल नहीं है यहाँ। हमारे जहाँ पर हमारी कंपनी है वो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ में आता है, कुछ पार्ट वेस्ट में आता है, लेकिन कुछ नॉर्थ में आता है। दिल्ली नॉर्थ में आता है, नोएडा शायद वेस्ट में आता है, लेकिन ये यहाँ वो है नहीं जो साउथ में है। स्किल वाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सबसे पहले वहीं खुले, सर्टिफिकेशंस वहीं मिले, तो हम थोड़ा सा कुछ चीज़ों में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो कुछ सर्टिफिकेशंस में पीछे ही रहा उस समय। अब नहीं है, अब हम बहुत आगे हैं। लेकिन उस समय क्या था कि हमारे पास वो स्किल थी ही नहीं। तो जो आप बात करने अब जा रहे हैं, जैसे वो जो रिक्शे वाले का, बिटिया योग्य थी, वो रिक्शा चलाता था। नहीं, वो मेरे यहाँ वो जो आपको वो जर्नी बताएं, जैसे आप उससे मिले रिक्शा वाले से और जब आपने हायरिंग करी। मेरे ब्रदर की बेटी स्कूल जाती थी। जब मैं अपने होम टाउन गया तो वो छोड़ने आ रहा था। बोला साहब मेरे पास मेरी बिटिया है, ले दे के मैंने सब बेच दिया। मैंने 1 बीघा ज़मीन भी बेच दी, उसको पढ़ा लिया। उसने अपनी बिटिया को लेकिन पढ़ा लिया था। अब जब मैं उस बिटिया से मिला तो उसके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बोलना भी उसको बड़ा टफ लग रहा था यहाँ आकर। मैंने उसको सिर्फ एक बात कहा, यहाँ तक नौबत आ गई 7 दिन में, मतलब 15 दिन सर्वाइवल था उसका। बिटिया थी तो किसी के साथ भी हम नहीं रख सकते उसको कि कहीं पीजी में रख दिया, किसी के साथ उसको रूम में किसी के साथ शेयर करने दिया, तो वो अकेली रहती थी एक पीजी में। उसको मैंने सिर्फ इतना बोला, जब फेल बिल्कुल लास्ट स्टेज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्वाइव कर सकती थी 1 महीना, तो उसके पिताजी का फ़ोन आया। बोला सर आप उसे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उसे घर भेज दीजिए। मैंने कहा बेटा घर तो जाना ही है आपको, जाने से पहले क्यों ना एक
हम ट्राई मारे। वो ट्राई ये था, उसको बोलने की प्रॉब्लम थी, उसका स्किल प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन जो उसका था वो इतना वीक था, क्योंकि छोटे शहरों में अक्सर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, किताबों पे ध्यान दिया जाता है। अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको बोलना, मतलब वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और अपने आप का इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकती थी। मैंने उसको सिर्फ एक चीज़ बोला, तुम एक काम करो, सुबह सुबह 9 बजे आ जाया करो। बोले आ जाऊंगी सर। वो 9 बजे से 12 बजे तक आके, मैंने कहा कोई नहीं रहता है, फ़ोन उठा के भड़बड़ 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 जो इंग्लिश में आए वो बोला करो लोगों से। अपने सामने किताब रख लो, उसको पढ़ा करो। पागल समझेंगे ना लोग, कोई बात नहीं, समझने दो, आप तो पागल नहीं हो, आप उसको पढ़ के बात किया करो। आपको डर, सबसे बड़ा डर कम्युनिकेशन को बोलने में होता है झिझक, और दूसरा क्या समझेगा। हर बच्चा जो थोड़ा भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, वो पढ़ तो सकता ही है, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि दूसरा क्या सोचेगा मेरे बारे में, हंसेगा, या मैं जो कर रहा हूँ उस पर मैं हास्य का आनंद तो ना बन जाऊँ दूसरों के लिए। वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, और जैसे ही उसको 15 दिन बाद मेरे यहाँ रिक्रूटमेंट में एक जगह निकली, सबसे पहले उसने अपनी जगह रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव में ली, फिर आगे चल के वही कन्या असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट बनी। हमने उसे रिसोर्स मैनेजर के लिए, जैसे ही मैंने हुआ, बहुत खुशी होती है, मेरे पास पिक्चर्स और वीडियोस भी हैं, उसने सेक्टर 51 में अपनी शादी का खर्चा स्वयं उठाया, और आज वो शायद मैंने सुना है वो नीदरलैंड के लिए चली गई है अपने हस्बैंड के साथ। उसके हस्बैंड की जॉब आईटी में ही है। उसने अपने घर से, गांव से सारे लोग बुलाए। जब मैं शादी में गया तो सपने जैसा लग रहा था सब कुछ, और वो पा गई जो उसने अपना भाई, उसका वो चेतु में लगा कर गई। उसका भाई आज चेतु में लगा हुआ है, मतलब उसके 2 भाई हैं, एक को वो चेतु में लगा कर गई और तीसरे भाई को वो नोएडा में पढ़ा रही है। बहुत बढ़िया। आप ये देखिए, तो एक बना, उससे 2 और बने। ये जर्नी हज़ारों होती हैं। यही इंसान का पैशन, और जो मैंने बताया जो सक्सेसफुल के रीज़न बनते हैं। आज हमारी जो कंपनी की रेवेन्यू या ग्रोथ है वो किस लेवल पर है? देखिए, मीडिया में मेरा ये बोलना बड़ा, शायद मैं ना बोल पाऊँ कि क्योंकि मेरे पास राइट्स नहीं है इस चीज़ के लिए। ये सारी चीज़ें इंटरनेट पर भी हैं। हम लोग अप्रॉक्स 80 to 100 मिलियन के आसपास हैं। अच्छा, अभी जो एआई आ रहा है, एआई आने से हमारे जो आईटी सेक्टर्स है और खासकर इंडिया में उसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या हमारे यहाँ पे जॉब कम होंगी या बढ़ेंगी? एआई आने से इंसान के अंदर का कोई डर नहीं है। एआई आना बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, मैं आपको बताऊं एआई है क्या। आपकी माँ समझ जाती थी कि मेरा बच्चा रात को बीमार है, और सुबह उठ के वो अपने आप बोल देती थी कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, वो एआई है। तो एआई से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं एआई आपका जॉब नहीं ले रहा है, आपको सिखा रहा है एआई। हम उसको गलत बना रहे हैं। इंसान को निबंध लिखना है तो चैट जीपीटी के माध्यम से बना रहा है, उसकी इंग्लिश का भरोसा ही नहीं है कुछ। वहाँ वो उसका गलत यूज़ हो रहा है। ऐसे लोगों को आगे चल के भुगतना नहीं पड़ेगा, उनके लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके रूट्स हिले हुए होंगे। बच्चे अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, खुद की इंग्लिश है नहीं, वो एक मशीन में डालते हैं और वहाँ से उनको प्रोडक्ट मिलता हुआ आ जाता है, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। एआई का डर सबसे बड़ा उस जनरेशन के लिए है जो कॉपी और पेस्ट कर रहा है। उसका खुद का तो कोई वैल्यू ही नहीं, उसके पास, उसको ये नहीं पता कि इज कहाँ लगना है और कॉमा कहाँ लगना है, सेमीकोलन कहाँ लगना है। वहीं से जर्नी स्टार्ट होती है एआई की। रही बात एआई एमएल ट्रांसफॉर्मेशन जितना भी आया है, एक योग्य व्यक्ति के लिए किसी भी इंडस्ट्री में, आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप आईटी प्रोफेशन में हैं, आप एचआर प्रोफेशन में हैं, आपको अपग्रेड करना वहाँ भी ज़रूरी है। हम 10 साल में अपना इंटीरियर चेंज कर देते हैं घर का। सोफ़ा सेट कब तक चलाते हैं? किसी गाड़ी का पहिया कब तक चलता है? खड़ी गाड़ियों का पहिया ख़राब हो जाते हैं। बट जैसे एक फियर अभी न्यू जनरेशन में आ रहा है कि एआई आने पे जैसे जितने भी मैनुअल काम थे, हाँ, वो अब ऑटो जनरेट होने लगते हैं। जो 10 एम्प्लॉय जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो 2 एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। देखिए, उसी को कंफर्ट जोन कहा जाता है। कोई व्यक्ति अगर 2 साल से अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है, किसने कह दिया कि तुम डॉक्यूमेंटेशन का ही काम करते रहें? उसकी अगर सैलरी 10,000 रुपये है तो किराया तो 10,000 रुपये नहीं था। आपने अपने आप को क्यों अपग्रेड नहीं किया? बाहर जो चाय आज 5 रुपये की मिलती थी, आज उसकी कीमत 10 रुपये है।
पेट्रोल कभी किसी ज़माने में 50 था, आज 100 है, पहले 10 भी रहा होगा। मैंने तो यू मीन टू से कि उनको भी हर टाइम के इंसान साथ को- अपग्रेड होना पड़ेगा। हर इंसान को एडेप्टेबिलिटी, हम्म, न्यू स्किल्स का एडेप्टेशन जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले आना चाहिए। और वो सारे प्रोफेशन में, इट इज़ नॉट ओनली डेडिकेटेड कि सिर्फ आप आईटी में ही अपने आप को अपडेटेड करें। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, नई नई बीमारियां आ रही, नई नई दवाइयां कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। कोई खरगोश पर कर रहा है, कोई आयुर्वेदिक कर रहा है, कोई यूनानी कर रहा है, कोई एलोपैथिक कर रहा है। तो मेडिकल साइंसेस में भी अपग्रेडेशन आ गए। वैसे ही आईटी इंडस्ट्री में आप जितना अपने आप को अपग्रेड और अपडेट कर लेंगे, वो कंपनी उतनी ज़्यादा आगे रहेगी। आज की डेट में जो अमेरिका में ट्रम्प्स की पॉलिसीज़ हैं सेक्टर्स को लेके, क्या उसका प्रभाव हमारे इस आईटी सेक्टर पे पड़ेगा, खासकर इंडिया में? मैं इंडिया की बात देखिए, किसी भी कंट्री का जो वजीर आज़म होता है ना, किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो अपने मुल्क के लिए सोचता है और सोचना भी चाहिए। वही ट्रम्प का है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, वो जो भी अपने दायरे में जो कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए हित का कर रहे हैं। हमारे लिए क्या गलत कर रहे हैं वो हमें सोचना है। तो मैं नहीं समझता वो किसी के लिए कुछ गलत हो रहा है। अपने कंट्री के रेवेन्यू के लिए, इकोनॉमिकल सिस्टम के लिए, वो अपने कंट्री के लिए सब अच्छा कर रहे हैं। वो मुझे वो अपने के लिए तो कर रहे हैं, बट हमारे पे जो इम्पैक्ट आता है, हमारे जितने क्लाइंट हैं आज यूएस बेस्ड हैं या कहीं भी हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ पे पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे। देखिए, वो उनके करने से नहीं हो रहा। अच्छा, वो उनके करने से बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो अपनी कंट्री के लिए जो अच्छा कर रहे हैं उसके लिए हो रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड है। जो कंपनियां अपने आप को आज भी अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का काम कर रही हैं, तो आज भी उनके पास काम आ रहा है। आने वाले समय में आप आईटी में क्या भविष्य देखते हैं इंडिया का? आप, हमारी जो कंपनी है चेतु जी, ये क्या क्या, मतलब हम देखिए, customer आने वाले service- समय में इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है, जिसको अपन टेक्निकल सेक्शन बोलते हैं, इसमें कम से कम 30 to 40% का ग्रोथ अभी और होगा। और आने वाले नेक्स्ट विद इन द स्पैन ऑफ 3 years होगा। वो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है, यूएस को या आउट ऑफ इंडिया को इंजीनियर्स ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको टेक्निकल नहीं चाहिए। जितना भी टेक बेस्ड काम होगा वो इंडिया में ही रहेगा, आउट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके पास में सबसे बड़ा मार्केटिंग ब्रांड है। उनको, वो क्यों आपको चाहेंगे कि आप वहाँ जाकर टेक्निकल का काम करें, जो काम 10 रुपये में हो सकता है, वो वहाँ जाकर क्यों आपसे वो $100 में करवाए कंपनी? ये सबसे बड़ा रीज़न है। हिंदुस्तान में टेक्निकल काम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा, चेतु जो कंपनी है कि क्या क्या फैसिलिटीज़, मतलब क्या क्या सर्विसेज देती हैं? देखिए, चेतु एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, वर्क्स एंड डील्स विद मोर देन 700+ कस्टमर्स टुडे। वी आर इनटू डाइवर्सिफाइड सेगमेंट्स, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, वी आर इनटू गेमिंग, वी आर इनटू रियल एस्टेट, almost close to 8-10 segments we are working on. ओके, So we have different pods. One pods owned by one director operations of technical and director operations of sales. So there are 8 to 10 such pods और 8 to 10 segments में काम हो रहा है। जहाँ तक बेनिफिट्स का सवाल है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के बारे में अगर आप बात करें तो उनको स्टार्टिंग फ्रॉम कैफेटेरिया, हेल्थ बेनिफिट्स, टाइमली अप्रेजल, जो हमारे यहाँ बड़ा यूनिक फीचर है, जिसका नाम है हर each and every after 6 months we used to give review increments. ओह ग्रेट। Yes, it has never happened where you are doing well and you are not getting the increments. If you are doing well, you are doing if you are running the project fine, there is nothing to be called as protocol. आपके ग्रेड्स के अनुसार आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं। आज की डेट में जो 15 से 20 साल वाली जनरेशन है, उसको क्या करना चाहिए? आईटी में क्या करना चाहिए? क्या रेवोल्यूशन आने वाला है? देखिए, 4 सेक्शन है उसमें। मैं जल्दी से बोलूँगा, करना तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले उसको अपने प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। ओके, सबसे ज़्यादा अपने प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। तीसरा आता है लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स। आपका जब तक लॉजिक हिला रहेगा, आप उसके लिए बुक्स पढ़ें। सबसे अच्छा है आप 10th और 12th में, एक आपने जो उम्र बताई उसमें अक्सर व्यक्ति 10th, 12th और फर्स्ट ईयर से गुजर रहा होता है। बिल्कुल।
इसमें आप जो थर्ड पोर्शन है वो लॉजिकल एनालिटिकल का है। आपके लॉजिक और एनालिटिकल स्किल्स जब तक आपके ठीक होंगे, आपका ब्रेन उतना अडेप्ट और किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जल्दी करेगा। चौथा जो चीज़ है वो टेक्निकल है, जिसमें स्किल्स आती हैं, वो सबसे लास्ट में है। इंसान क्या करता है, वो सबसे पहले रख देता है। यही गलती हम लोग पढ़ते वक्त करते हैं। अपना प्रेजेंटेशन, अपने आप का कम्युनिकेशन, अब प्रेजेंटेशन और जब कम्युनिकेशन का मैं नाम ले रहा हूँ तो उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे भी है, अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखना भी है, पढ़ाई को किस समय करना है वो भी है। तो अक्सर जो यंगस्टर है वो यहीं पर फेल हो जाता है। तो जितना वो कैजुअल होता है, वो कैजुअल उसको टेक्निकल भी नहीं करने देता लास्ट में। तो मेरी सिर्फ अकेला यही एडवाइस है, ये चार चीज़ों का अपने रूम में जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ भी हैं, वो ये ध्यान रखें कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो ठीक रहे। उसके लिए आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। आप गंदे कपड़े ना पहने, फटे शायद हो सकते हैं, जहाँ आप बाजू बंद करके छुपा सकते हैं अपने फटे कपड़े को, लेकिन आप गंदे पहनेंगे तो दिखेंगे, गंदगी ना रखें। अब एक युद्ध तो ये आ गया जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि 15 से 20 साल में, उस टाइम पे सेम चीज़ है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जा रहा होता है, जिसमें आज की डेट में मुझे लगता है इंडिया में 80% ऐसे बच्चे हैं जिनको गोल ही नहीं पता होता है उस टाइम तक। हालांकि अब वो जनरेशन, अब वो रेशियो बढ़ता जा रहा है। हमारे टाइम में हमें ये पता था कि हम इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है या एडवोकेट बनना है। आज की डेट में हज़ारों ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए। तो आज की डेट में रेशियो बढ़ता जा रहा है। अब बच्चे स्किल होते जा रहे हैं, उनको पता है। अब आते हैं जैसे बीटेक कर लिया बच्चों ने या ग्रेजुएशन कर ली किसी भी फील्ड में। आज की डेट में ग्रेजुएशन या बीटेक करे हुए बच्चों के पास जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है, और आज की डेट में सबसे बड़ा रेशियो है। आज की डेट में बहुत से लोग कहते हैं कि यार अपना बिजनेस करो, एंटरप्रेन्योर बनो। तो एंटरप्रेन्योर बनना क्या इतना आसान है कि हाँ ठीक है, अगर मेरी जॉब नहीं लग रही है तो मैं एक नया बिजनेस या स्किल खड़ा कर लूँगा बिना स्किल्स के? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मैं असहमत हूँ कि जॉब नहीं है। हो क्या रहा है, एक कहावत है अपने यहाँ पर सब जगह बोली जाती है, वो छोटी मैं करूँगा नहीं, बड़ी मेरी लगेगी नहीं। तो छोटी मैं करूँगा नहीं क्योंकि वो संस्थान में देकर आया 20 लाख 50 लाख, वो कहाँ से छोटी कर लेगा। बड़ी उसकी यूँ नहीं लगेगी क्योंकि टैलेंट है नहीं, सीखना वो चाहता नहीं है। छोटी में उसको सीखने को मिलेगा, बड़ी में उसको परफॉर्म करना है तो बड़ी उसकी लग नहीं सकती, छोटी उसको करना नहीं है, मिनिमम सैलरी रेंज से स्टार्ट करना है। नंबर 1 ये हो गया। आज की स्थिति में जॉब जिसके पास नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो व्यक्ति पढ़ा लिखा तो आप रहने दीजिए, वो 5वां भी नहीं है। जॉब इतने हैं करने के लिए, जिसको अगर एक दिन में करना चाहे कोई व्यक्ति तो 4 जॉब कर सकता है, चारों पहर में, सुबह दोपहर शाम रात, अगर करना चाहे। इतने जॉब्स हैं। समस्या हमारे पास क्या है, हमें ये नहीं पता, जो आपने बोला कि हमें करना क्या है, वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। और करने और ना करने के बीच का जो सफ़र मैंने आपको बताया, कर्म और पैशन के बीच का सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका इनिशिएटिव। आपने कुछ प्रयास ही नहीं किया। अब आपका जो डेली मर्रा का स्टाइल है, आपका जो खाने का, रहने का, घर में आपके ऑफिस जाने का, अब आपने देखा कि मेरे कंफर्ट जोन के अनुसार मेरा जॉब मिल जाए, वो इंसान को कभी नहीं मिलता। इसीलिए उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का ठप्पा लगता है। वो सरकार को 2 बातें सुनाता है, समाज को 2 गालियां देता है, कंपनियों का, यूएस को, दूसरी कंट्रियों का हवाला देता है, वहाँ बाहर चल रहा है इसीलिए यहाँ जॉब नहीं आ रहे हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रयास आपका जारी रहे। इंसान को जॉब डेली एक आएगा और डेली एक जाएंगे। अब बात आती है, आपकी दूसरा क्वेश्चन था एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें हर इंसान ओनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, जो खुद की कंपनियां डालने चला है। अब खुद की कंपनियां तुमने रील देकर डाल रहे हो या किसी धुरंधर पार्ट 1 को देखकर डाल रहे हो या 2 को देखकर डाल रहे हो, वो तो पता नहीं है। इसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर आपने ठान लिया है, सबसे पहले अगर जान लिया है, और जान लिया है तो सीख लिया है, ये 3 चीज़ें सीख ले इंसान। ठान लिया है, जान लिया है और सीख लिया है, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता पिता से लेकर के जो पैसे हैं वो लगाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करे। अन्यथा वो ऐसे जहाज में या ऐसे कार में सवार हो जिसका ड्राइवर भी कंडक्टर हो। मैं अगर चेतू की बात करूं, CEO ऑफ द कंपनी, ही हिमसेल्फ इज अ ड्राइवर, ही जस्ट रन द शो फॉर मनी। मनी इज ऑलवेज अ सेकेंडरी ऑप्शन फॉर हिम टू रन द शो, इट इज़ हिज पैशन, वो उनका पैशन है। मैंने
ऐसी अभिव्यक्ति से बहुत कम मिला हूँ। उसमें से एक वही है जो चेतु के एमडी हैं, अतुल जी, इज मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अटल बंसल। अटल बंसल, सॉरी। मुझे नहीं लगता वो उन्होंने अगर रेवेन्यू में से जो कंपनी पर उन्होंने ये बोला होगा कि मैं यहाँ पैसे नहीं दे सकता, वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उनके लिए हमेशा उन्होंने पहले ठाना, फिर जाना और फिर सीखा। ऐसे आप शिप में सवार हों जहाँ आपको ओनरशिप की जॉब मिले, जहाँ आपको खुद का करने के लिए कुछ मिले। सर और मैडम कल्चर से बचें। जहाँ आपकी कंफर्ट जोन की जॉब चल रही है उससे बचें। आप क्या सीख रहे हैं डेली, आप एंड ऑफ द डे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बनस्पत आपको 30 तारीख को तनख्वाह मिल रही है, हो सकता है वो 6 महीने मिले, 6 साल मिले, उसके बाद ना मिले। स्किल पे फोकस करें, ना कि स्किल पे फोकस करें। और हमेशा ऐसी कंपनी में आप अपना योगदान दें जहाँ जिस गाड़ी का ड्राइवर कंडक्टर भी हो और क्लीनर भी हो, वहाँ ज़रूर जाएं और वहीं आप सवार हो जाएं। क्योंकि जहाँ का ड्राइवर कंडक्टर और क्लीनर होगा वो गाड़ी कभी नहीं रुकेगी। तो मैं समझता हूँ उसकी डिपेंडेंसी किसी और पर रहेगी नहीं, उसकी डिपेंडेंसी किसी और पर नहीं रहेगी। उसको पता होगा गाड़ी कहाँ से चालू होगी, कहाँ से चालू होगी। Mr. Atal Bansal is like that only. I'm blessed and grateful today that I've been with him since last 20 plus years and coming up a lot of years with him. आज की डेट में माँ बाप की सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि बेटा क्या करेगा। और कुछ जगह पर जो एजुकेटेड माँ बाप हैं, जो खुद जॉब करे हुए हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको तो पता है कि अपने बच्चों को क्या कराना है। बट जो एक लेमैन है उसको नहीं पता। वो एक क्लर्क है और वो सुबह से शाम काम कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अपने बेटे का भविष्य किस चीज़ में है। अब कुछ बच्चे तो स्मार्ट होते हैं जो कि खुद अपने लाइन चुन लेते हैं, अपने गोल चुन लेते हैं, लेकिन जो नहीं चुन पाते उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से? जिस माँ बाप को ये नहीं पता कि वो अपने बच्चे को क्या कराए, वो अपने बच्चे को सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर सिखाए कि किसी भी ऐसी संगत से, किसी भी ऐसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट से, किसी भी ऐसे पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से वो थोड़ा बच के रहे, जहाँ नेगेटिव और लर्निंग्स ना हो। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पिता भी ऐसे ही थे, उन्हें भी नहीं पता था कि ये मैं इसे IIT करा दूँ या डॉक्टर बनाऊँ। पढ़ाई में इतना अच्छे थे नहीं कि बहुत डिस्टिंक्शन आ रहा है। एक बहुत अच्छी चीज़ थी, माँ बाप ने हमेशा हमें ये बताया कि दोस्त जो आसपास अपने हमारे एनवायरनमेंट है उसको आप एक, भले ही वो दोस्त कुछ नहीं कर रहा, आपको अगर गलत राह पर ले जा रहा है, उसके लिए हमारे माँ बाप ने बहुत हमें रोका टोका और वही करना चाहिए। मैं समझता हूँ वो क्या करेगा बच्चा, कलेक्टर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, एडवोकेट बनेगा या इंजीनियर, ये तो उसके प्रयास पे तय करेगा। और लेकिन माँ बाप अपने बच्चे को सिखाने के लिए उसको उसके पास समय दें, बैठें। और काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल हैं। आज स्थिति वो नहीं है जो आज से 25 साल पहले थी। आज हमारे यहाँ बहुत इजी है बहुत सारी चीज़ें। रील्स पर बच्चे नशा भी देख रहे हैं, तो रील्स पर बच्चे ये भी देख रहे हैं कि नशे से क्या खराबियाँ हो रही हैं। रील्स पर बच्चे अच्छाइयाँ भी देख रहे हैं। वो ये कोई यूट्यूब कितने सारे मोटिवेशनल कोट्स हैं जो हमारे रील्स पर आते हैं। बच्चों को यूसेज सिखाएं। सबसे पहले गलत और सही का फ़र्क आज की जनरेशन को थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा। मुझे लगता है बताना ज़्यादा अधिक ज़रूरी है जल्दी, क्योंकि और हमारी लाइफ ना स्लो थी। आज की जनरेशन की लाइफ बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। वो क्लिक करते हैं, सीखना भी है, सीखते भी जल्दी हैं, हाँ, बिगड़ते भी जल्दी हैं, खराब भी जल्दी हो जाते हैं। वो उनको सिर्फ एक चीज़ बता के रखें कि जैसे ही आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में ले गए, जैसे ही आप अपने आप को किसी भी ऐसे पायदान पर आप ले जा रहे हो जहां आपको इजी मिल रहा है सब कुछ, आपने अपने लिए टफ लाइन आगे के लिए चुन ली, भविष्य थोड़ा खतरे में है। और दूसरा, जो मैंने जो पहली जो बात कही, हमेशा संगत को ज़रूर देखें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किससे मिल रहा है मेरी बेटी, किससे मेरा बेटा मिल रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड सर्कल किससे आकर्षित हो रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि क्या करेगा। वो बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर देंगी। आप अपने बेटे को भविष्य में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बेटे को भविष्य में जो वो करना चाहता है, नहीं, वो जो उसने आपका किया। ड्रीम है कि हाँ, वो तो जो करेगा करेगा ही, लेकिन एक आप माँ बाप का भी एक वो रहता है, जैसे इसमें बड़ा हमारे माँ बाप भी देखिए, रहते थे। मैं जब बताऊं, मेरे पिताजी ने को जब बताता है, मेरे को मालूम है कि
साहब हम आज दिल्ली गए, आपके बेटे ने हमें हमारे बच्चे को रखा, वो 2 साल आज वहाँ पर मैनेजर बन गया। तो मैं समझता हूँ पिताजी का 10 ग्राम खून तुरंत बढ़ जाता है। और किसी भी पिता के लिए उसका बच्चा या बच्ची कुछ अचीव करे, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो उसमें मैं नहीं जाना, मतलब हर माँ बाप के लिए है वो। मैं अपने बच्चे को कहाँ देख रहा हूँ, एक सब अच्छा ह्यूमन बीइंग देख रहा हूँ पहले उसमें। और वो ह्यूमन बीइंग तभी आ सकता है उसके अंदर जब वो एक संस्कार, एक वर्ड है जो हर घर में होता है, हर घर में होता हर घर में होता है। वो अगर संस्कार हर घर में है तो वो बच्चा कहीं ना कहीं अपना मार्ग पालेगा। क्या कमाएगा ये मुझे नहीं मालूम। है। पैसा क्या, तो सेकेंडरी, हाँ पैसा कभी क्या प्रायोरिटी होने कमाएगा, भी नहीं चाहिए। हाँ क्या कमाएगा, बट हम अपने बच्चे को कहाँ देख रहे हैं, उसे वो मिले जिसकी उसको तमन्ना है, वो करे जो जिसमें उसको प्यार है, जो मतलब जिसमें उसका पैशन है, पैसा नहीं। हॉबी है। सबसे पहले तो बच्चा कभी भी अपने रास्ते से भटके नहीं। जो वो काम करने गया है, मैं कहता हूँ वो हारमोनियम बजाने गया है, वो हारमोनियम का अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो हारमोनियम की पढ़े पहले। मेरा ये मानना मतलब है, अगर उसको फोकस है। बनाना है तो पहले उसको हाँ, हारमोनियम बजाने से पहले उसको अगर पढ़े। आपको कुछ बनाना है अपने बच्चे को तो सबसे पहले आप उसको ये बोलिए कि बेटा जो करने गए हो पहले उसे तरक्की से करो। चेतू का अपना आने वाले 5 सालों का क्या गोल है? वो अपने आप को कहाँ, किस किस फील्ड में और डेवलप करने, जैसे अभी आपने बताया कि वो 7-8 स्किल्स पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जी, सर्विसेज दे रहे हैं, सेगमेंट्स पे काम कर कर रहे रहे हैं। जी हैं। जी जी। आगे आने वाले 5 सालों में क्या गोल रहेंगे और कितना एम्प्लॉयमेंट्स आप हायरिंग करेंगे? देखिए सबसे पहले तो 50% ऑफ द मोर रेवेन्यू करना है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। ओके, सबसे पहले तो वो एक गोल है। तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। हाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। आप कंपनी के रेवेन्यू के बारे में सोचेंगे तो एम्प्लॉयमेंट छोड़िए, आप ऐसा तबका भी जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं। आपके यहाँ अगर कैफेटेरिया में जहाँ पे 5 किलो आलू आ रहे हैं उस खेत से आ रहे हैं, जब 5 कुंटल अगर आलू आ रहा है तो वहीं से आ रहा है, वो 10 कुंटल हो जाएगा। वेंडर्स की बात करें, आज हमारे यहाँ पर कैब सर्विसेज करीब 125 चलती हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि 125 में 125 ड्राइवर भी चलते हैं। 125 ड्राइवर दिन में चलता है, 125 रात को चलता है। आप उनके एम्प्लॉयमेंट की भी बात करें, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी और यही हमारा गोल है अगले 5 साल के लिए कि हम कम से कम 50% और जब मैंने सुना था कोविड के टाइम पे जब पूरी कंट्री सरवाइव कर रही थी, आपने अच्छा खासा डोनेट किया था। हाँ। वो क्या था, मतलब किसको डोनेट किया? देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि सबसे अच्छी तरक्की भी हमने उसी दौरान की, कोविड के दौरान। हाँ, वो एक कहावत है ना, व्हेन द टफ इज गोइंग लेट द टफ गोइंग ऑन। उस टफ सिचुएशन में जो हम लोगों ने एक कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन से जो काम किए, उसमें बहुत मज़ा आया। उसमें ये था कि सबसे पहले कंपनी ग्रो करने लगी, हमें हायरिंग की ज़रूरत पड़ी। जब ग्रो कर रही है तो समाज को भी कुछ देना था विद द हेल्प ऑफ हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे यहाँ एक वर्ड बहुत गलत चलता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हम समझते हैं किसी का भी एक दायित्व है कि उसको देना ही है, ऐसा नहीं था। मिस्टर बंसल चाहते तो वो मुझसे बोलते थे कि भाई मैं क्यों दूं, या मैं दूंगा तो इतना दे दूं। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया, अगर हम इंडियन सोसाइटी को देना चाहें तो कौन सा ऐसा बॉडी है जिससे के माध्यम से डायरेक्ट पब्लिक पर हमारी हेल्प पहुंचेगी। तो उसकी 2 ही बॉडी थी, एक प्रधानमंत्री राहत कोष, एक मुख्यमंत्री राहत कोष। मुख्यमंत्री राहत कोष हमने इसीलिए चुना क्योंकि रीचेबल शायद हो जाए। मेरे लिए थोड़ा सा टफ सिचुएशन रही उन दिनों। मेरे मित्र हैं, उनके माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंचा ड्यूरिंग कोविड, और सप्रेम धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमें 20 मिनट का जो 12:15 से जो 12:30-35 तक जो एक समय दिया, वो एक इतना सुंदर समय मिला और उसमें हमने करीब 1 करोड़ का चेक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को समर्पित किया। अभी जो नई जनरेशन है जिसको जेनजी बोलते हैं, ये मतलब जॉब को बड़ा क्विक समझते हैं, क्योंकि आज की डेट में जैसे एम्प्लॉयमेंट के आज यहाँ किया छोड़ा तो दूसरी जॉब मिल जाएगी। उनके अंदर जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप लाने वाले जो गट्स हैं, वो कैसे डेवलप किए जाएं? उस ओनरशिप उसके लिए हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, और मैं चाहूँगा अगला पॉडकास्ट मेरे यहाँ मिस्टर मनीष कुमार हैं, मैनेजर HR, उसके लिए स्वतः ही इतने अच्छे प्रोग्राम कंपनी के पास हैं। एक प्रोग्राम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का के माध्यम से उनको
सबसे पहले ज़रूरी है उनको स्पीकर बनाना, फ्रंट एंड में देना। आपको उनको कैरियर रोड मैप दिखाना पड़ेगा कि आपको उनको कैरियर रोड मैप का मतलब होता है कि यहाँ से नोएडा से आप पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से आप गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव से आप जयपुर जाएंगे। आपको क्लियर विजिबिलिटी किसी भी जनरेशन को देनी पड़ेगी। फिर भी वो परसेंटेज हमारा उस तरह नहीं रहेगा जैसे कि दूसरी जनरेशन्स का रहा है पीछे, क्योंकि इस जनरेशन के पास में बहुत इजीली एक्सेसिबल है सारी चीज़ें। बहुत जल्दी फ्लक्चुएट इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास में रील्स चल रही है, मोबाइल फ़ोन से लेकर वही इंटरनेट है। मेरा पॉइंट है कि उनका जो ऑनरशिप स्किल है कि बीइंग ए ऑनर वो काम करें और ये समझ के करें कि यार मेरी कंपनी है, वो 9 to 5 वाला नहीं है, हाँ, वो डेवलप। उसके लिए आपको अब उनका मैंने जैसे कि बताया, उनको अगर रोड मैप पता रहेगा तो हिकअप्स आएंगे 10 में से, लेकिन जो 10 में से जो 2 बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे, ये श्योर है। परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा, ये बात तो है, इसमें मैं सहमत हूँ। उनको लेकिन बनाने के लिए एचआर को थोड़ी टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। उस टफ सिचुएशन का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, हमारा बातचीत का दौर ज़्यादा होता था, उनको बातचीत भी पसंद नहीं है। इस जनरेशन को बातचीत ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको एक कंफर्ट जोन का मैप है, हाइब्रिड कल्चर आ गया, वर्क फ्रॉम होम आ गया। आप अगर उन्हें रोड मैप दिखा देते हैं तो वो परसेंटेज ज़रूर बढ़ेगा और वो स्टेबल भी होंगे। आपको उन्हें कंफर्ट जोन देने के लिए आपको उन्हें स्पीकर बनाना पड़ेगा। यू हैव टू गिव फ्रंट एंड माइक टू द पर्सन हु इज सिटिंग एट द बैक बेंच। आप आओ करो। तो वो जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको माइक्रो करते हुए उनको दिखाना नहीं है कि ये माइक्रो हो रहा है। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, माइक्रो होता भी है और माइक्रो बताते भी हैं, तो वो गलत है। तो माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ा सा समस्या का रीज़न है उस जनरेशन के लिए। जैसे आपने बताया कि आपने एक रिक्शा वाले की बेटी को एम्प्लॉयमेंट दिया, जॉब कराई, आपने बताया कुक को आपने किया। अभी जो और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए और हम स्किल्स को बढ़ाने के लिए रिक्रूटमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, रिक्रूटमेंट कोई एक दिन का या किसी सीजनल रिक्रूटमेंट नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा ऑनगोइंग प्रोग्राम है। जैसे कि मैंने बताया, स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर बेस ज़्यादा है। जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको बताया कुछ स्किल्स नॉर्थ इंडिया में कम थे, उसमें हमने अगेन विद द हेल्प ऑफ चेतू पटेल ने मुझसे बात की, इसको सौरभ फॉर्मल और प्रोफेशनल बनाओ। वो हमेशा चीज़ों को बड़ा स्ट्रॉन्ग और सच और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश हमेशा ही रही है उनकी। वो हल्का, जैसे अपन काम कहते हैं ना कि ये तो ठिगड़ी आपने इसमें लगा दी या धागा सिल दिया, गांठ बांध दी, वो ऐसा काम करते नहीं है ना, उन्होंने आगे मुझे भी सिखाया नहीं। तो आदत ये है कि अगर करो तो एस्टैब्लिश्ड करें किसी भी सेंटर को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम को। इसको एक प्रोसेस्ड वर्क दिया जिससे हज़ारों रिक्शे वाले हों, कुक हो, गार्ड्स हों, या एक ऐसा समाज का तबका जो पढ़ाई के लिए जिनको ज़मीनें अपनी गिरवी रखना पड़ती हैं, ऐसे बच्चों को स्किल सिखाना, फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की, जो आज क्लोज टू 300 से 350 बच्चे हमारे हर महीने ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल करा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, इसमें ₹1 का भी आवागमन नहीं। इट्स ए गुड इनिशिएटिव। ये जेतू ने सेक्टर 63 में A8 में अभी चल रहा है। मैं तो हर किसी योगा वर्ग को बोलता हूँ कि ये इस तरह के स्किल सेंटर के आप पार्टिसिपेट करें और अपने आप को स्किल्ड बनाएं। अब जैसे आपने कोविड में तो डोनेट किया या जो भी हेल्प की लोगों की, आज की डेट में हम इसको क्या आगे बढ़ा रहे हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? चेतू का जो पार्टिसिपेशन है, सामाजिक जो पार्टिसिपेशन है, वो अगर मैं उसकी बात करूं तो मेरे पास लिस्ट निकलेगी। हमने अक्षय पात्रा के माध्यम से करीब, मेरे पास फिगर्स अगर मैं देखूं तो इसमें मेरे पास फिगर निकल आएगा। अक्षय पात्रा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां ऑलमोस्ट क्लोज टू $260,000 में हमने इसका डोनेशन अक्षय पात्रा को दिया, जिसकी माध्यम से हमें राष्ट्रपति भवन में भी अभी 17 मार्च को इनवाइटेड है। अक्षय पात्रा में व्हीकल्स जो डोनेट करते हैं, ये भी मैं पूछना चाह रहा था अभी, और जैसे हमारे डिस्कस हुआ था पहले, किस चीज़ से जो आपको राष्ट्रपति सम्मान दिया जा रहा है वो किस लिए? राष्ट्रपति भवन में
हमें चेतू को इनवाइट किया जा रहा है क्योंकि हम टॉप 10 जो उनके डोनेशन में आते हैं। अच्छा। अक्षय पात्रा में। अक्षय पात्रा एक सेमी गवर्नमेंट संस्थान है, जैसा कि आपको पता है। ये बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसमें, जो भूखे बच्चों को, असहाय बच्चों को खाना खिलाने के लिए मदद करती है। तो ये उसके लिए बहुत एक स्कूल चल रहा है जी। चेतू वहाँ कम से कम हर महीने का ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 से 1.5 लाख रुपए वहाँ जाता है। उसमें स्कूल में एक नर्सरी से 10वीं 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी नोएडा में ही। नोएडा ही? हाँ, बहुत बढ़िया। नोएडा में। तो इस तरह के इनिशिएटिव बहुत सारे हैं मेरे पास लिस्टिंग। जो यूएस में अलग चलता है, इंडिया में अलग। इंडिया में अलग है। आपकी कंपनी में अगर कोई आना चाहता है तो क्या माध्यम रहेगा, किस तरीके से कनेक्ट कर सकता है? खुले हुए हैं। मैंने जैसे बताया कि पोजीशन हमें आज की स्थिति में मुझे कम से कम 5 टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स ऐसे चाहिए जिनको यूके में बिठालना है, यूएस में बिठालना है। और हमारे यहाँ सेल्स में पोजीशंस चल रही हैं यूएस में। हमारे यहाँ इंडिया में भी काफ़ी स्किल्स पर है। ह्यूमन रिसोर्स में पोजीशन अभी चल रही है। आप किस स्किल में आना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी हायरिंग बॉक्स में पोजीशंस दी हुई हैं, वहाँ पे अप्लाई कीजिए। और सेक्टर 63 नोएडा में हमारे 2 ऑपरेशंस हैं, A206 एंड H6 सेक्टर 63। जो तीसरा है वो एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो चेतू ने अपने मैंने जैसे कि बताया कि ये सिखाने का जो एक लालच था कि सीख जाए बच्चा स्किल, उसके लिए भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चल रहा है जिसका नाम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर ओन्ड बाय चेतू।